बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जहां पर आपके यानी आपके जो संस्था का प्रोफाइल है, जो आपका कैलिबर है, जो आपके संस्था के जो सिस्टम है काम करने का, उन सब चीजों को देख करके बेस्ड अपॉन जो क्वालिटी प्रपोजल्स यहाँ पर पास होते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की आपको कनेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन के साथ में, अगर आप काम करना चाहते हैं तो। एसबीआई फाउंडेशन के पास भी कोई छोटा मोटा सीएसआर नहीं है। जो सीएसआर का क्वांटम है एसबीआई का, वो है 502.32 करोड़ का, यानी 502 करोड़ का तकरीबन इस साल का सीएसआर स्पेंडिंग का लिमिट है 23-24 के फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। तो 500 करोड़ प्लस का अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एसबीआई के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं और एसबीआई का सबसे खास जो स्पेशल जो फोकस एरिया है वो है ग्रामीण विकास का, रूरल डेवलपमेंट का। तो एसबीआई फाउंडेशन का ये जो संजीवनी करके एक स्कीम है, एसबीआई फाउंडेशन जीवनम, ये प्रोजेक्ट के बारे में लोग बात करें, जिसका टेंडर अभी आया हुआ है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। एसबीआई फाउंडेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आप नाम सुनते हैं, अलग अलग कारणों से फेमस है एसबीआई, लेकिन एक और कारण यह भी है कि एसबीआई का जो समाज सेवा का कार्य है, उस कार्य से एसबीआई समाज से, सोसाइटी से कनेक्ट, खास करके रूरल एरिया से बनाए रखती है। तो एसबीआई का अपना सीएसआर फाउंडेशन है जिसका नाम है एसबीआई फाउंडेशन, यानी अपनी एनजीओ है जो सीएसआर स्पेंडिंग के लिए बनाया गया है। यानी एसबीआई फाउंडेशन क्या करती है, लोगों के पास कंफ्यूजन लोगों में क्या होता है कि जिन कंपनियों का कॉर्पोरेट फाउंडेशन है, अपना एनजीओ है, वो अपने सीएसआर फंडिंग को अपने ही कंपनी को दे करके खत्म कर लेते हैं, एनजीओ को पैसा मिलता ही नहीं है। सर ये एक अज्ञानता और कंफ्यूजन है। जितने फाउंडेशंस है कॉर्पोरेट्स के, वो फाउंडेशंस क्या करती है, कॉर्पोरेट अपने पैसे को फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर करती है और फाउंडेशन आगे एनजीओ को एम्पैनल करके, एनजीओ को लेकर क्या करके उन एनजीओ को सीएसआर की फंडिंग करके उनसे काम करवाती है। क्योंकि कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम है बिजनेस करना। अगर कंपनी खुद ही समाज सेवा के कार्यों में इन्वॉल्व हो जाएगी तो बिजनेस कौन देखेगा। तो इसीलिए इस विंग को, इस काम को करने के लिए अलग से फाउंडेशन बनाए जाते हैं और वो फाउंडेशन आगे एनजीओ को एम्पैनल करके, एनजीओ को काम दे करके उनसे काम करवाती है। तो यहां पर जो फोकस एरिया है वो है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंट और अलग अलग टाइप के जो समाज सेवा के कार्य है, वो सारे समाज सेवा के कार्य के लिए एसबीआई फोकस्ड है। एसबीआई मेनली रूरल एरिया के लिए काम करती है और मिलियंस ऑफ बेनिफिशियरीज को ऑलरेडी इंपैक्ट कर चुकी है। एसबीआई का जीवनम संजीवनी प्रोजेक्ट जो है, जो कि हेल्थ केयर इनिशिएटिव है, गुड हेल्थ के लिए, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस का है उसका, एसडीजी नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, टोटल 17 गोल्स है। तो एसडीजी 3 से अलाइंड है। पर्पस यहां पर है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर अनडिजर्व्ड एरियाज में सबको अवेलेबल हो, उसके बारे में यहां पर फोकस है। आइए बात करते हैं कि इस आरएफपी का पर्पस क्या है। यहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर में काम करने के लिए जीवनम प्रोजेक्ट में, संजीवनी प्रोजेक्ट में आरएफपी टेंडर इनवाइट किया गया है। जो अमाउंट मिलेगा 15 महीने काम करने के लिए, तकरीबन 1.25 साल काम करने के लिए आपको 95 लाख से 1.9 करोड़ तक का फंडिंग का रेंज रहेगा यहाँ पर एक संस्था के लिए, एक एनजीओ के लिए। तो ये आपका फंडिंग का रेंज है। और एक एनजीओ जो है 1 to 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के लिए, ये जो फंडिंग मिल रहा है मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए, एमएमयूज के लिए मिल रहा है, जो मोबाइल डिस्पेंसरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि आपके क्षेत्र में चाहते हैं कि जो रूरल एरिया है, जहां पर हॉस्पिटल्स की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जहां पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं, तो कहां कहां आप जाएंगे, कहां कहां बनाएंगे हॉस्पिटल। तो एक कॉन्सेप्ट है मोबाइल डिस्पेंसरी का, मोबाइल मेडिकल यूनिट का। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा वैन में डॉक्टर, कंपाउंडर, डॉक्टर प्लस नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ से बैठे होते हैं और मेडिसिन रखे होते हैं, बेसिक
चीजें रखी होती है, टेस्ट मशीन रखे होते हैं, और ये वैन जो है मूव कर रहा होता है गाँव गाँव में। पहले से वहां पर अनाउंसमेंट हो गई होती है कि आज इस गांव में ये मेडिकल यूनिट जो है, मोबाइल मेडिकल यूनिट आएगा वहां पर, वैन आज वहां पहुंचेगा। तो वहां पर लोग लोग पहले से इकट्ठा होते हैं, प्राइमरी चेकअप वहां पर जा करके ये वैन जो है करके डॉक्टर से कंसल्ट करा के जो भी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग दवा करना, इलाज करना का काम करते हैं ये लोग। तो अगर आप इस काम में आना चाहते हैं, आप मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाना चाहते हैं, तो आप 1 to 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए एक एनजीओ अप्लाई कर सकते हैं, और 95 लाख से 1.9 करोड़ तक का बजटिंग आपको फंडिंग यहां पर मिलेगा। जो थीमेटिक एरिया है बिल्कुल क्लियर है, हेल्थ केयर की बात यहां पर हो रही है, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात यहां पर हो रही है। तो आपको इस काम के लिए जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका भी कनेक्ट, उनका भी अप्रूवल का यहाँ पर नीड रहेगा। आपको जो भी प्रोजेक्ट एरिया आप चुनाव करेंगे, जिस भी जिले में काम करना चाहते हैं, वहां पर आपको ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, मेडिकल टीम को रिक्रूट करना पड़ेगा, और जो आपका वैन लेना पड़ेगा, और उस वैन में सारे सामग्री जो भी सामान है वो परचेज करके रखना पड़ेगा, और इसको आपको आगे फाइनली ऑपरेट करना है जो भी आपका एरिया है, लोकेशन है, उस लोकेशन के लिए। यहाँ पर कुछ प्रेफर्ड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के लिए काम मिलेगा, बस इस एरिया को यहाँ पर स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का नामसाई, हिमाचल प्रदेश का चंबा, जम्मू एंड कश्मीर का कुपवारा एंड बारामूला है आपका, महाराष्ट्र का वाशिम डिस्ट्रिक्ट आपका है, मणिपुर का चंदेल है, और सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड जो हिली एरियाज है वहां पर भी स्पेशल फोकस रखा गया है, यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज है, डिफिकल्ट एरियाज है, वहां पर भी यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है ये मिलेगा, दिस डज नॉट मीन कि इसके अलावा किसी और एरिया में ये काम नहीं मिल सकता। आप कहीं और के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जहां के लिए अप्लाई करेंगे आपकी संस्था वहां पर ऑपरेट करती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम करते हैं महाराष्ट्र में, आपने अप्लाई कर दिया उत्तराखंड के लिए, नहीं चलेगा, वहां पर आपका प्रेजेंस होना अनिवार्य है। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, आरएफपी में अप्लाई करने के लिए। आपकी संस्था जो है कम से कम 3 साल पुरानी, मिनिमम 3 years ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपीरियंस इन द प्रपोज्ड स्टेट। आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि आप आज वहां पर बनाए ऑफिस और बोले कि मैं यहाँ पर मेरा प्रेजेंस है, मैं काम करना शुरू कर दूंगा, नहीं। आप जिस जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हो वहां पर आपकी संस्था का पिछले 3 साल में काम करने का अनुभव होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से। सो कम से कम 3 साल का आपका अनुभव। और अगर आप 1 मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एनुअल रेवेन्यू है कम से कम 2 करोड़ का। अगर आप 2 के लिए करना चाहते हैं तो 5 करोड़ का यहाँ पर एनुअल रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है। 15 दिसंबर 2024 अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। अप्लाई आपको फिजिकली नहीं करना है, कुछ भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाई ईमेल आपको प्रपोजल जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करके आपको भेजना है। जो शॉर्टलिस्टेड एनजीओ होंगे, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ईमेल के प्रपोजल के अकॉर्डिंग, उन सबसे बाद में हार्ड कॉपी यहां पर मंगाए जाएंगे। सो जिन संस्था का जो प्रोजेक्ट है जीवनम मिशन के अकॉर्डिंग अलाइंड होगा, जहां पर कुछ इनोवेशन लेकर के आ रहे होंगे, रिस्क कम होगा, क्लियर टाइमलाइन डिफाइन किया होगा, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का सिस्टम पूरा, एसओपी पूरा बना होगा, उन संस्थाओं को यहां पर काम मिलने के चांसेस ज्यादा है, उनको काम यहां पर मिलेगा। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो काम अच्छा करेंगे और कम से कम कॉस्ट में करेंगे उनको यहाँ पर QCBS मॉडल से, यहाँ पर मेथड से यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस दिया गया है। टेक्निकल प्रपोजल का 70% वेटेज है, और जो फाइनेंशियल प्रपोजल यानी कॉस्ट का, क्वालिटी का 70% वेटेज है, और कॉस्ट का यहाँ पर 30% का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। RFP 30 नवंबर को पब्लिश हुई थी। 15 दिसंबर इसको अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। शॉर्टलिस्टिंग 20 दिसंबर तक हो जाएगा, और 26-27 दिसंबर को यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाए जाएंगे आप लोगों को, और 31 दिसंबर तक फाइनल सिलेक्शन
कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन जो है काम करने में बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी डेडलाइंस पहले से बिल्कुल डिसाइड करके दिया गया है, एंड डेडलाइन को लोग फॉलो भी करते हैं।